परिचय। हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पौधों तथा जंतुओं को देखते हैं। श्रुति, क्या तुम जानती हो कि इस पृथ्वी पर जंतुओं की लगभग 10 लाख से अधिक तथा पौधों की लगभग 5 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? एक ओर जहां सूक्ष्मदर्शी देखे जाने वाले बैक्टीरिया, जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, पाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। प्रत्येक जीव एक दूसरे से भिन्न होता है। हाँ, हमारी कक्षा में भी कोई 2 छात्र एक समान नहीं है। अनुराग लंबाई में सबसे लंबा है, जबकि शिल्पा लंबाई में सबसे छोटी है। इसी प्रकार दीप्ति की नाक पैनी तथा नोकदार है, जबकि अक्षय की नाक चपटी तथा चौड़ी है। कृति के हाथ तथा हथेलियां भी छोटी हैं, जबकि दीपक के हाथ तथा हथेलियां बड़े हैं। ये सारी भिन्नताएं एक ही प्रजाति के अंदर हैं, किंतु एक ही वंश के अंदर कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जैसे कि मनुष्य, चिंपांजी, गोरिल्ला तथा बंदर एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार कुछ पौधों जैसे खरबूज, तरबूज, करेला, कद्दू, लौकी, खीरा आदि भी कई समानताएं पाई जाती हैं। लेकिन यदि हम 2 वंशों का अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनमें परस्पर बहुत सी असमानताएं पाई जाती हैं। चलो एक क्रियाकलाप करके ये जानते हैं कि एक ही वंश के अंदर क्या क्या समानताएं हैं तथा उसकी अन्य वंशों से क्या असमानताएं हैं। जब हम देसी और जर्सी गाय के शारीरिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनके गुणों में बहुत ही कम अंतर होता है। लेकिन जब हम भीड़ यानी झुंड में जर्सी गाय को देखते हैं, तो हम उसकी ऊंचाई तथा कदकाठी से उसे दूर से ही पहचान सकते हैं। लेकिन जब हम गाय और बंदर को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि गाय की अपेक्षा मनुष्य और बंदर में ज्यादा समानताएं हैं, हालांकि ये सभी स्तनधारी हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वर्गीकरण के आधार को पहचानना, वर्गीकरण तथा विकास को समझना, वर्गीकरण समूह के पदानुक्रम को समझना, जगत मोनेरा के गुणों को समझना, जगत प्रोटिस्टा के गुणों को समझना, जगत कवक यानी फंजाई के गुणों को समझना, जगत प्लांटी के गुणों को समझना, जगत प्लांटी के वर्गों का पता लगाना। वर्गीकरण का आधार। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लाखों वर्षों पहले से ही पृथ्वी पर जीवों में विविधता का विकास धीरे धीरे हुआ है। ये विविधता इतनी अधिक है कि हम एक एक करके इन सभी जातियों का अध्ययन पूरे जीवन काल में कर पाएंगे। अतः हम सभी जीवों में समानताएं ढूंढने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न वर्ग अर्थात क्लास, समूह यानी ग्रुप, वंश यानी जेनरा तथा जाति यानी स्पीशीज में विभाजित कर सकते हैं तथा उसके बाद उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार समूह बनाने को वर्गीकरण कहते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। इसे स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदु हैं। वर्गीकरण विभिन्न जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है। वर्गीकरण एक हथियार है जिसके द्वारा कोई भी जीवन की विविधता को जान सकता है। वर्गीकरण जीवन की सभी दशाओं यानी अवस्थाओं का एक ही बार में अध्ययन कराने में सहायक है। वर्गीकरण भिन्न भिन्न समूहों वाले जीवों के परस्पर संबंधों को समझाने के लिए भी आवश्यक है। वर्गीकरण
अन्य जीवों के विज्ञान के विकास के लिए एक नींव बनाता है। क्या तुम्हें पता है कि अरस्तु 384 से 322 बीसी को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है और उन्होंने ही पहली बार जीवों को दो समूहों में वर्गीकृत किया था। जीव जो कि उड़ सकते हैं वो हवा में रहते हैं, जीव जो कि उड़ नहीं सकते हैं वो जमीन तथा पानी में रहते हैं। अरस्तु के वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी ये थी कि भिन्न भिन्न जीव एक ही समूह में थे, जबकि एक जैसे जीव भिन्न भिन्न समूहों में थे। जैसे कि प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश तथा शार्क सभी बिल्कुल भिन्न जीव हैं, परंतु वे सभी समुद्र में ही रहते हैं। अतः यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि जीवों को वर्गीकृत करने के लिए किस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि विशेषताएं क्या होती हैं? मेरे ख्याल से यह जीव का एक निश्चित रूप या निश्चित कार्य है। ये विशेषताएं एक दूसरे से परस्पर संबंध, वर्गीकरण और विकास। ऐसा माना गया है कि वर्तमान में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित जातियों को 2 शताब्दी पूर्व उनकी मौजूदा दशा में देखा गया था। हम सभी यह जानते हैं कि जैव विकास के आधार पर जातियों के उद्भव यानी उत्पत्ति तथा उनकी विविधता का वर्णन किया गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी जातियां धीरे धीरे बदलती गईं। समय दर समय अंतराल के बाद पौधों तथा जंतुओं के भिन्न भिन्न समूहों की उत्पत्ति हुई। परिणाम स्वरूप विभिन्न विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई तथा प्रत्येक जाति ने स्वयं को एक निश्चित पर्यावरण के अनुकूल ढाल लिया। जैव विकास विभिन्न जातियों में समानता की भी व्याख्या करता है। यही कारण है कि उन सभी जीवों में समानता पाई जाती हैं जिनके पूर्वज एक ही थे। अतः विभिन्न रूपों वाली एक एकल पूर्वज जाति जो कि कुछ अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में वास करती है के विकास को अनुकूली विकिरण कहा गया। जैव विकास की प्रक्रिया की गति के अंतर्गत हमने जीवों के कुछ ऐसे समूहों को पाया जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि जीवों के कुछ ऐसे समूह भी पाए गए जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। जैव विविधता। हम यह परिभाषित कर सकते हैं कि जीवन की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। विभिन्न जीव रूप पर्यावरण के साथ साझा करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियों के स्तर समुदाय अस्तित्व में आए। विकास की प्रक्रिया के दौरान मानव ने भी भूमि, जल तथा वायु के कुछ विशेष गुणों को प्रभावित करके पर्यावरण के संतुलन को बदल दिया। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है। इन जीवों में से लगभग 10 लाख जीव कीट यानी कीड़े हैं। इन जीवों में से लगभग 50% जीव गर्मी और नमी वाले भाग में रहते हैं। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहां पौधे और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है। अतः ये क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। अनुकूल वातावरणीय दशाओं की उपस्थिति के कारण
कुछ देशों में जैव विविधता केंद्रीकृत है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू और जायरे में केंद्रित है। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। हम परिभाषित कर सकते हैं कि पदानुक्रम वर्गीकरण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वर्ग की संवर्ग एक उचित क्रम के वर्ग में रखे गए हैं। कुछ उच्च कोटि के जैव वैज्ञानिकों जैसे अर्नस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट व्हिटेकर 1959 और कार्ल वोस 1977 ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1959 में 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया, जो कि आगे चलकर बहुत प्रचलित हुआ तथा कुछ छोटे मोटे बदलाव करने के पश्चात अभी तक अनेक कार्यों में प्रयुक्त होता है तथा नए बहुजगत वर्गीकरण का आधार बना है। यह वर्गीकरण मुख्यतः पोषण के अंतरों पर आधारित है। रॉबर्ट व्हिटेकर की प्लांटी मुख्यतः बहुकोशिकीय स्वपोषी थी तथा उनकी एनिमेलिया मुख्यतः बहुकोशिकीय परपोषी थी, जबकि उनकी फंजाई यानी कवक बहुकोशिकीय मृतपोषी थी। शेष बचे 2 जगत मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय तथा सरल कोशिकीय कॉलोनी थी। कुछ समय बाद कार्ल वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को 2 उपजगत आर्कीबैक्टीरिया यानी आद्य बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया। सभी जीवों को विभिन्न स्तर पर वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्न है। जगत, फाइलम जंतु, डिवीजन यानी पादप, वर्ग अर्थात क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीन्स, जाति यानी स्पीशीज। अतः हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण की मौलिक यानी आधारीय इकाई जाति स्पीशीज है। चलिए अब हम 5 जगत के गुणों की चर्चा करते हैं। जगत मोनेरा। क्या तुम जगत मोनेरा के मुख्य गुणों को जानते हो, जो कि इस प्रकार हैं? इनमें केंद्रक भित्ति का अभाव होता है। ये राजधानी माइटोकॉन्ड्रिया तथा कशाभ 9-2 स्ट्रैंड विहीन होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनके पोषण का मुख्य स्रोत अवशोषण है, किंतु कुछ समूह प्रकाश संश्लेषी अथवा रसायन संश्लेषी होते हैं। जनन प्रायः विखंडन अथवा मुकुलन यानी अलैंगिक विधि द्वारा होता है। मोनेरा की कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं। अधिकांश जीव में उभारयुक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरणार्थ एनाबीना, नॉस्टॉक, ओसिल्लेटोरिया। जीवाणु। जगत मोनेरा को 2 उपजगतों में विभाजित किया गया है। आर्कीबैक्टीरिया अर्थात आद्य बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। जगत प्रोटिस्टा। सभी एक कोशिक यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा में सरल संगठन पाया जाता है। या तो वे एक कोशिकीय होते हैं अथवा बिना किसी विशेषीकृत ऊतक वाले बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा का यही सरल कोशिकीय संगठन उसे अन्य यूकेरियोट जैसे कि कवक, जंतु तथा पौधों से अलग करता है।
प्रोटिस्टा शब्द का प्रथम प्रयोग एर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। प्रोटिस्टा को उच्च जगत की समानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों, एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ, पादप सदृश प्रोटोफाइटा, अधिकतर एक कोशिकीय शैवाल तथा फंजाई यानी कवक सदृश अवपंक कवक और जल कवक में विभाजित किया गया था। प्रोटिस्टा लगभग उन सभी वातावरण में वास करते हैं जहां जल पाया जाता है। बहुत से प्रोटिस्टा जैसे शैवाल प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं तथा ये जैव तंत्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशाप एवं पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट, डाइनोफ्रेलेजिलेट, यूग्लिनाइट, अवंपक कवक तथा प्रोटोजोआ में विभाजित किया है। उदाहरणार्थ शैवाल, डाइएटम तथा प्रोटोजोआ। जगत फंजाई यानी कवक। इस जगत में प्रायः बहुकोशिकीय परपोषी अपघटक पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ यीस्ट, म्यूकर, एगेरिकस इत्यादि। ये प्रायः परपोषी यानी मृतजीवी तथा परजीवी होते हैं। फंजाई हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल युक्त जीव नहीं होते हैं। इनका शरीर कवक तंतु से बना होता है। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फंजाई शैवाल के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं अथवा धनी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिक्तांड, एंस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। ये बीजाणु उत्पन्न बिना क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं। उदाहरण राइजोपस, म्यूकर, रस्ट तथा मशरूम। कुछ फंजाई रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरणार्थ गेहूं में किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। जगत प्लांटी अर्थात पादप। पौधे सजीव होते हैं तथा ये जगत प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। पादप कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती हैं, जिनमें हरित लवक तथा सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन, जो कि वनस्पति विज्ञान कहलाता है, के अनुसार पौधों की वर्तमान में लगभग 3,50,000 जातियां हैं, जो कि बीज वाले पौधों, ब्रायोफाइट, फर्न तथा फर्न सम्मिश्र में विभक्त हैं। इनके अंतर्गत जानकारी वाले जीव जैसे कि पेड़,
शाक, झाड़ियां, घास, लताएं, फर्न, मॉस तथा हरे शैवाल आते हैं। 2004 तक पौधों की लगभग 2,87,655 जातियां पहचानी गई थीं, जिनमें से 2,58,650 पुष्प वाले पौधे तथा 18,000 ब्रायोफाइट हैं। हरे पौधे, जिन्हें कभी कभी व्रिडी प्लांटी कहते हैं, अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडर वर्ट तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं, जबकि अमरबेल यानी कस्कूटा परजीवी का उदाहरण है। जगत प्लांटी यानी पादप के भाग। पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे में बीज धरण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धरण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। प्लांटी जगत को आगे दो भागों में बांटा गया है। क्रिप्टोगेमस, जिनमें की बीजाणु, छुपे हुए जननांग पाए जाते हैं। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट इस भाग के अंतर्गत आते हैं। फेनेरोगेमस बीज वाले होते हैं। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस भाग के अंतर्गत आते हैं। भाग थैलोफाइटा। क्या तुम्हें पता है कि थैलोफाइटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द थैलस तथा फाइटा से हुई है, जिसका अर्थ है बिना जड़, शाखा तथा पत्ती वाले पौधे। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, क्लेडोफोरा तथा अल्वा आदि शैवाल के कुछ उदाहरण हैं। भाग ब्रायोफाइटा। समान रूप से ब्रायोफाइटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ब्रायोन तथा फाइटा से हुई है, जिसमें ब्रायोन का अर्थ है मॉस या लिपरवर्ट और फाइटा का अर्थ है पौधा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा खनिजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ मॉस यानी फ्यूनेरिया, मार्केशिया, रिक्सिया तथा एंथोसिरोस। भाग टेरिडोफाइटा। इसी तरह टेरिडोफाइटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द टेरिस तथा फाइटा से हुई है, जिसमें टेरिस का अर्थ है फर्न तथा फाइटा का अर्थ है पौधा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा खनिजों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम, एजोला, एंडिएंटम तथा ड्रायोपिटेरिस। भाग जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म शब्द दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज। जिम्नोस्पर्म सबसे प्राचीन पौधे होते हैं तथा इनके बीज साधारण तथा नग्न होते हैं, अर्थात बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं। ये सदाबहार, बहुवर्षी तथा काष्ठीय पौधे होते हैं। इन्हें दो समूहों में विभक्त किया गया है, साइकेडी और कोनिफेरी। उदाहरणार्थ गिनकोगो, साइकस तथा पाइनस। भाग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज। एंजियोस्पर्म अत्यधिक विकसित पौधे होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। पुष्प में जननांग समूह में पाए जाते हैं, अतः इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। पौधे के भ्रूण में बीज पत्र पाए जाते हैं। ये बीज पत्र पत्तियों के सदृश होते हैं, इसलिए इन्हें बीज पत्ती भी कहते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। कुछ उदाहरण हैं पाइसम यानी मटर, सोलेनम यानी आलू, रोजा यानी गुलाब, पाइकस यानी बरगद, मेलिया यानी नीम, मेलस अर्थात सेब तथा मैंगीफेरा यानी आम आदि। क्या आप जानते हैं कैरोलस लीनियस को वर्गीकी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीकरण का प्राकृतिक तंत्र अकारिक लक्षणों पर आधारित है तथा इसे जॉन रे ने प्रस्तावित किया था। जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र एंगलर तथा प्रांटल ने प्रस्तावित किया था तथा यह विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है। थॉमस कैवेलियर तथा स्मिथ द्वारा सन 2004 में दिए अपने वर्गीकरण में ऑर्की बैक्टीरिया को जीवाणु जगत का उपजगत बताया। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वर्गीकरण जीवन के सभी रूपों की विविधता को समझने में हमें सहायता करता है। जीवन के रूपों का वर्गीकरण उनके जैव विकास से संबंधित है। जीवों को 5 जगतों में विभक्त करने के लिए उनमें निम्न गुण होते हैं। या तो जीव यूकेरियोटिक अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या तो जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, या तो जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, या तो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी सजीवों को 5 जगतों में विभक्त किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई यानी कवक, प्लांटी तथा एनिमेलिया। प्लांटी यानी पादप तथा एनिमेलिया यानी जंतु जगत को उनके बढ़ते हुए शारीरिक संगठन के आधार पर उपजगतों में विभक्त किया गया है। पौधों को 5 समूहों में विभक्त किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।